हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राज है और आज हम लोग बेसिक मैथ में एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लोग, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, जिसमें से मेरे को लगता है इसका बहुत सारा पार्ट होने वाला है, तो आज शायद हो सकता है कि कुछ ही पढ़े लो, लेकिन इसका मतलब लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके लाएंगे। सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे और इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इस टाइप्स का, मतलब इस टॉपिक से कि आपसे ना बने, सारे के सारे बन जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं। देखो, कोई भी फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू ए के पावर एक्स है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू ए का पावर एक्स है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब कहलाएगा? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब कहलाएगा? जब ए जो हो, ये ए जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। ये ए का वैल्यू जो है हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, और ये एक्स जो है, एक्स, इसको हम वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, ये एक्स का, ये एक्स वेरिएबल होता है। ठीक है, तभी हम इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। एक्स को हम पावर भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। एक्स को क्या क्या बोल सकते हैं? हम पावर भी बोल सकते हैं, ए का पावर एक्स, ए का पावर एक्स ये भी बोल सकते हैं, ए एक्सपोनेंट एक्स ये भी बोल सकते हैं, ए इंडेक्स एक्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब इस तरीक़े से भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, बट याद रहे एक्सपोनेंशियल में जो ए होता है, ए का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। बट याद रहे ए का वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकता है। ठीक, ए का वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकता है। अब क्यों 1 नहीं हो सकता, हम आगे आपको बताएंगे कि 1 क्यों नहीं हो सकता है। ओके, ठीक, तो चलिए देखते हैं कि y इक्वल टू क्या है, ए का पावर x। बट याद रहे y इक्वल टू ए का पावर, फर्स्ट पॉइंट, y इक्वल टू ए का पावर x, इसको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तब कहलाएगा जब a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, और a डज नॉट इक्वल टू 1, मतलब a 1 कभी नहीं होना चाहिए, इतना याद रहे। ठीक, ए जो ए का वैल्यू 1 लिए हैं, ये 1 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप देख लो यहाँ से कि ए का वैल्यू 1 ले लेते हैं, ए का वैल्यू 1। ठीक है, 1 का पावर आप कुछ भी ले लो, 5 ले लो, चाहे 1 का पावर x भी ले लो। यहाँ पे y इक्वल टू 1 का पावर x कुछ भी ले लो, एक का पावर कोई भी ले लो, 1 का पावर कुछ भी लेने से क्या होता है, हमेशा 1 ही आता है, हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, तो क्या ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ? नहीं हुआ, ये कांस्टेंट हो गया, मतलब हमेशा 1 ही आएगा, इसलिए ये एक्सपोनेंशियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, इतना समझाया। और हाँ, अगर y इक्वल टू ए का पावर, ए की जगह पर हम -2 ले लेते हैं और इसका पावर x लेते हैं, तब भी ये एक्सपोनेंशियल नहीं कहलाएगा, ये एक्सपोनेंशियल नहीं कहलाएगा। ये अगर मतलब y का वैल्यू अगर y इक्वल टू क्या ले लेते हैं, -2 का पावर x ले लेते हैं। ठीक है, ए का जगह पे -2 ले लेते हैं, निगेटिव ले लेते हैं, यहाँ पे निगेटिव नहीं लेना है, बट निगेटिव ले लेते हैं, तो क्या ये एक्सपोनेंशियल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। समझ में आया? ये एक्सपोनेंशियल नहीं कहलाएगा। ओके, अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नहीं है, क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नहीं है। ठीक, अगर हम क्या करते हैं, y इक्वल टू √3 का पावर √5 का पावर क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि x ले लेते हैं, तो क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? हाँ बिल्कुल है, तो लिखेंगे y-e-a। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। समझ में आया? तो इतना पता चल गया कौन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, कौन एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं हो सकता है। इतना तो पता चल गया कि हमेशा a का वैल्यू जो होता है 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सॉरी 1 होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तब भी हम उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। ठीक, इसका बहुत सारा पॉइंट्स है, देखते हैं बहुत सारा इसका। ठीक, देखते हैं कौन कौन एक्सपोनेंशियल किस टाइप्स का होता है। पहले ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि जो y इक्वल टू ए का पावर x है, ठीक है, इसमें ये मतलब जो होता है ये कांस्टेंट क्यों होना चाहिए, ए का वैल्यू कांस्टेंट क्यों होना चाहिए, और ये वेरिएबल ही क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो जानते हैं, अगर उल्टा करके देखते हैं, देखिए इसको कांस्टेंट नहीं रखते, हम इसको वेरिएबल रख देते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं। तो x का वैल्यू, इसका कोई वेरिएबल ले लो, इसको मान लो x, इसको मान लो कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लो 2, तो देखो x का पावर 2, ये क्या होगा, पोलिनोमियल हो गया, पोलिनोमियल हो गया। देखो तो ये पोलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, x का वैल्यू मान लीजिए, इसका वैल्यू लेते y, इसका वैल्यू लेते 9, तो ये भी ये पोलिनोमियल हुआ कि नहीं। ठीक है, पोलिनोमियल हुआ कि नहीं। इसलिए ये अगर हमको एक्सपोनेंशियल बनाना है इसको, तो a का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और ये एक वेरिएबल होना चाहिए, तभी एक्सपोनेंशियल बन पाएगा, नहीं तो इसको एक्सपोनेंशियल नहीं बोलेंगे। समझ में आया? अगर इसकी जगह पर कोई वेरिएबल लेते हैं तो ये पोलिनोमियल बन जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए इसका बहुत सारा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं
कि y इक्वल टू ए का पावर x जहाँ a ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन लगाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अगर a का पावर x है इंटू a का पावर y है, तो देखिए जब बेस सेम हो, a का पावर x a का पावर y जब बेस सेम हो तो क्या करते हैं कि इसको पावर ऐड हो जाता है, तो a का पावर x प्लस y लिख देते हैं। ठीक, जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक, थर्ड नंबर में देखें कि अगर a का पावर x प्लस 3 है, अगर a का पावर x प्लस 3 तो हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं, इसको जैसे d2 ये इसी जैसा है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, a का पावर x भी लिख सकते हैं प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है, a का पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको जब इसको दोनों मल्टीप्लिकेशन में था तो इसको दोनों को पावर ऐड कर सकते हैं, तो दोनों का पावर को मल्टीप्लिकेशन भी हम ब्रेक कर सकते हैं इस टाइप्स का। समझ में आया? चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। अगर a का पावर x माइनस 7 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर x इंटू a का पावर माइनस 7। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। 5 नंबर में देखो, 5 नंबर में क्या लिख सकते हैं, अगर a का पावर माइनस m है, अगर a का पावर माइनस m है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर 1 अपॉन प्लस m। समझ आया ना, 1 अपॉन प्लस m। अगर a का पावर, ये कितना नंबर है, छठा नंबर, अगर a का पावर 0 है तो कोई भी टर्म हो उसका पावर अगर 0 डालते हैं, कोई भी टर्म हो जिसका पावर 0 डालते हैं, ये हमेशा 1 देगा। किसी भी कोई भी मतलब इसमें कुछ भी डाल दो, उसका पावर अगर 0 डालते तो हमेशा 1 आएगा। बट याद रहे एक कंडीशन है कि a का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू कभी गलती से भी 0 नहीं होना चाहिए। अब ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इसका रीज़न बताते हैं। देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे आप क्या करो कि आप कि 0 का पावर 0 डाल दो, ठीक है, 0 का पावर 0। तो ध्यान से देखो, कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर अगर कोई उसका पावर कुछ भी डाल दो, 0 के पावर कुछ भी डाल दो, मान लो कि 9000 डाल देते हैं तो भी क्या आएगा, 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा, क्योंकि 0 के पावर कितना भी डालने से 0 आता है, हमेशा 0 आता है। ये हम लोग जानते हैं लोग। और अभी पढ़े हैं लोग क्या, तो कोई कितना भी बड़ा, मान लो हाथी हो गया, हाथी के ऊपर अगर हम लोग 0 डालते हैं तो भी ये 1 देता है। ठीक है, तो देखो ये नीचे 0 है तो ये तो हमेशा 0 देगा, लेकिन ऊपर 0 है ये हमेशा 1 लाएगा कि नहीं लाएगा। ध्यान से देखना आप यहाँ पे कि 0 का पावर कुछ भी डाल दे, कितना भी भयंकर मतलब कांस्टेंट डाल दे, कितना भी भयंकर पावर डाल दें, ठीक है, ये हमेशा 0 आएगा। ठीक, और कोई भी भयंकर कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5000 1 लाख डाल दें, उसका पावर 0 डाल देते हैं, 1 लाख का पावर 0 डाल देते हैं तो हमेशा ये 1 ही देगा। ठीक, कांस्टेंट फंक्शन देता है, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, ये हमेशा 0 देता है। बट अगर इसी की जगह पे 0 का पावर 0 डाल दिए, ठीक है, तो ये 0 का किसी भी पावर 0 रहता है ये हमेशा 1 लाता है। जब पावर 0 हो जाता है तो ये हमेशा 1 देता है। ठीक है, और जब नीचे 0 रहता है, बेस में जब 0 रहता है तो ये हमेशा 0 देता है। ठीक, मतलब इसका ये बोलेगा 0 आओ, ये बोलेगा 1 आओ, ये बोलेगा 0 आओ, ये बोलेगा 1 आओ, बस दोनों में से कुछ नहीं आएगा। मैथमेटिशियन जो थे लोग हमारे, वो लोग बोले इसको नॉट डिफाइन। ठीक है, इसलिए ये डिफाइन नहीं किया जाता है। ठीक है, ये नॉट डिफाइन हो जाता है, इसलिए ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है, नहीं तो अनडिफाइन आ जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा। ओके, तो ए का वैल्यू 0, एक पावर 0 इज इक्वल टू 1 देगा। कब देगा 1, जब ए डज नॉट इज इक्वल टू 0 हो। कुछ भी हो, 0 को छोड़कर बाकी कुछ भी डाल दो हमेशा 1 ही आएगा, 0 को छोड़कर बाकी कुछ भी डालो, कुछ भी हमेशा 1 आएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में 7 नंबर देखते हैं। अगर a का पावर m है और a का पावर n है, अब दोनों के बीच में डिवाइड है, तो ये जो पावर जो होता है ना, a का पावर ओवरऑल माइनस हो जाता है। ठीक है, तो a का पावर m है और a का पावर n है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर m माइनस n। ठीक, अब ऐसा क्यों होगा, अब ध्यान से देखना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर m है इंटू a का पावर माइनस n लिख सकते हैं। जब 1 अपॉन होता है ना, 1 अपॉन, देखो ये अलग अलग नहीं हो सकता है यार, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब ऐसे कैसे लिख सकते हैं बता रहे, देखिए a का पावर m, ठीक है,
इसको अलग लिख सकते हैं ए का पावर माइनस एन, ए का पावर एन, ऐसे लिख सकते हैं ए का पावर एन। अब 1 देखो ध्यान से, 1 ए का पावर एन को क्या लिख सकते हैं, ए का पावर माइनस एन लिख सकते हैं, वही बात लिखे हैं। तो इसको ए का पावर एम को ए का पावर एम लिख दिए और ए का पावर एन को 1 माइनस ए का पावर एन लिख दिए। अब देखो बेस सेम है ना, बेस सेम तो ऊपर वाला ऐड हो जाता है, ऊपर वाला ऐड हो जाता है, तो एम और माइनस एन, तो ए का पावर एम माइनस एन। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कैसे किए ये। ओके, तो ए का पावर एम बटे ए का पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए का पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं। ओके, अब ध्यान से 8 नंबर में देखिए, ए का पावर एम इसके पावर एन, तो क्या करते हैं ए का पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, ये क्या होता है, दोनों ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ए का पावर एम और ए का पावर एन। ठीक है, ए का पावर एम इंटू एन। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए का पावर एन इंटू ए का पावर सॉरी ए का पावर एन का पावर एम। ठीक, इसका जो पावर है इंटरचेंज करते, बात तो वही हुआ ना, ये भी दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, समझ में आया। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या है, ए और एम, ए का पावर एम मल्टीप्लाई वही डॉट क्यू मल्टीप्लाई बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ए का पावर एम डॉट बी का पावर एम। अगर देखिए ध्यान से, बेस दोनों डिफरेंट है, बस पावर सेम है। जब पावर सेम होगा तो क्या करते हैं, ये जो बेस जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, अब पावर ओवरऑल के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो बेस क्या है ए बी, तो लिखेंगे ए डॉट बी, ए बी का मल्टीप्लिकेशन ओवरऑल का पावर एम लिख सकते हैं। फिर से हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, ये एम जो है एक बार इस पे जाएगा, ये एम जो है एक बार इस पे जाएगा, ए का पावर एम हो जाएगा डॉट बी का पावर एम हो जाएगा। इसको सेपरेट भी कर सकते हैं हम। इतना क्लियर हुआ। फिर से एक बार बताते हैं, अगर बेस दोनों का डिफरेंट हो, मतलब देखिए ए का पावर एम है इंटू बी का पावर एम है, ए का पावर एम है और बी का पावर एम है, तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी करके और ओवरऑल का पावर एम कर देंगे। ये एम जो है एक बार इसको जाएगा, ये एम जो है एक बार इसको मिलेगा, दोनों को अलग अलग से मिलेगा, तो ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रॉपर्टी और देखते हैं 10 नंबर में। इफ़ ए का पावर एम हो इज इक्वल टू ए का पावर एन हो, अगर ये दोनों इक्वल हो, ए का पावर एम इज इक्वल टू ए का पावर एन। ठीक है, अगर दोनों इक्वल, बीच में इक्वलिटी का साइन हो, इसका मतलब ये हो, ये इसके इक्वल ये है, ये इसके इक्वल कब हो सकता है, जब m इज इक्वल टू एन हो सकता है। ठीक है, तो इतना पता रहना चाहिए कि ए का पावर m इज इक्वल टू बी का पावर ए का पावर n हो। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो, इसका मतलब यही हुआ कि m इज इक्वल टू एन। ठीक, ए का पावर, ये भी ए है ये भी ए है, और दोनों के बीच में इक्वल है, इसका मतलब इसका पावर भी सेम होगा, तभी जाकर ये इक्वल होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में 11 नंबर, नेक्स्ट में देखते हैं कि इफ़ ए का पावर m इज इक्वल टू अगर 1 दिया हो, ए का पावर m इज इक्वल टू 1 दिया हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए का पावर क्या रखें, कोई भी टर्म को 1 लाने के लिए क्या करते हैं, कोई भी टर्म को 1 लाने के लिए m का वैल्यू क्या डालेंगे कि ये 1 आएगा, तो हमेशा 0 डाला जाता है, तभी ना 1 आएगा। अभी बताए थे इसका पहले ना कि कोई भी नीचे ए का वैल्यू कोई भी हो, ठीक, बट याद रहना चाहिए ए जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, ये ए जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो 1 भी नहीं आएगा, ना ही 1 आएगा ना 0, कुछ नहीं आता है, तब ये अनडिफाइन हो जाता है। ठीक, तो ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे ए का पावर m है इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, डिफाइन है ये 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि m का वैल्यू हमेशा 0 ही होगा, तभी 1 आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता है। ठीक है, ये 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ m इज इक्वल टू क्या आएगा 0, m का वैल्यू 0 डालेंगे तभी यहाँ पे 1 आएगा। ओके, चलिए 12 नंबर देखते हैं, 12 नंबर में क्या बोलता है। 12 नंबर में इफ़ ए का पावर m इज इक्वल टू बी का पावर n, अगर ये ऐसा दे दे ए का पावर m इज इक्वल टू बी का पावर n और दोनों इक्वल है, इक्वल का मतलब ये होगा ये जितना है उतना ये भी है। अब देखो तो ए का पावर m इज इक्वल टू बी का पावर n, ये तब भी इक्वल हो सकता है जब m बराबर n, m और m दोनों इक्वल होना चाहिए, वो भी किसके इक्वल होना चाहिए 0 के, m और n दोनों को 0 होना पड़ेगा तभी ये दोनों इक्वल होगा, वरना नहीं होगा। आप देख लो कैसे भी करके। ठीक, अगर a का पावर m हो और b का पावर n हो, ठीक, तो ये दोनों इक्वल कब होगा, a का पावर m इज इक्वल टू बी का पावर n, ये दोनों इक्वल कब होगा जब इसका पावर m
और इसका पावर n, ये दोनों इक्वल किसका होना चाहिए, जीरो का इक्वल होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, तभी ये दोनों इक्वल हो सकता है। ठीक, तो इस टाइप का कोई फंक्शन दे दे, आप बोल दे कि दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका जो पावर है m वो जीरो है, इसका भी पावर जो n है वो भी जीरो है। समझ में आया। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 13 नंबर। इफ़ a का पावर f ऑफ x इज इक्वल टू b का पावर g ऑफ x। ठीक है, वो इसी के जैसा डिटो है। इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, ये दोनों किसके इक्वल होगा, जीरो का, क्योंकि देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये दोनों, इसका बेस भी डिफरेंट है और जो x का एक्सपोनेंट है वो भी डिफरेंट है, और दोनों के बीच में इक्वल है। ये टर्म जो है, ये टर्म दोनों इक्वल बोल रहा है। इसका मतलब ये कि जो इसका जो एक्सपोनेंट है वो दोनों को दोनों इक्वल किसके होगा, जीरो के इक्वल होगा, तभी ये इक्वल हो सकता है। ठीक, तो f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। ओके, समझ में आया। चलिए इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इस पर नेक्स्ट लेक्चर में इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, या अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या, मान लो 5 का पावर x का पावर स्क्वायर माइनस क्या है, x का स्क्वायर माइनस क्या है, -4। ठीक, x का स्क्वायर -4, यहाँ थोड़ी ना -4, इसका पावर ऐसे है, इज इक्वल टू 3 का पावर x स्क्वायर -5x प्लस 6। ठीक, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 का पावर x स्क्वायर -4, ठीक है, 5 का पावर x स्क्वायर -4, 3 का पावर x स्क्वायर -5x प्लस 6, ये दोनों इस टाइप्स का फंक्शन दिया। देखो इसका बेस क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, और इसका एक्सपोनेंट क्या है, इसका एक्सपोनेंट कोई पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। ठीक है, दोनों कोई पोलिनोमियल फंक्शन है, ये डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी जीरो होना पड़ेगा और इसको भी जीरो होना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल हो सकता है। ओके, तो इसको एक बार जीरो करते हैं, एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू जीरो, एक बार इसको जीरो करते हैं, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, अब इसको जीरो करेंगे तो इसको फैक्टर तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6। ठीक है, तो एक्स कोमा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -3 -2 कोमा कर लेते हैं तो x -3। ठीक है, तो x -2 इंटू x -3, तो यहाँ से वैल्यू आया x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, यहाँ से 2 वैल्यू आया। इसको देखो x प्लस 2 इंटू x -2 हो जाएगा, इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, -2, x का वैल्यू आएगा +2। ओके, यहाँ से x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू -2, x का वैल्यू +2। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आया है, यहाँ से भी x का वैल्यू 2 आया था, दोनों में कॉमन 2 है ना, तो x का वैल्यू 2 आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 3 है, दोनों डिफरेंट है, यानी x का वैल्यू ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डालेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, यहाँ पे डालेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, तो इक्वल थोड़ी ना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 ले लें, x का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि 2 डालेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। समझ में रहा, 2 डालेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसका एक्सपोनेंशियल इक्वेशन देखेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे, फिर बहुत सारा टॉपिक भी बचा हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, बाय, जय हिंद।